हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पी एनालिटिक्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कंपनी है ये 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो यानी कि अराउंड 13 से 14 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और ये कंपनी क्या काम करती है, तो ये जो कंपनी है ये जो रियल इस्टेट का जो एनालिटिक प्लेटफॉर्म होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रियल इस्टेट सर्विसेज में जो आईटी सर्विसेज का जो काम होता है वो ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। तो देखिए, ये एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बेस्ड रियल इस्टेट डेटा प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली 1,36,153 प्रोजेक्ट्स अभी उन्होंने कवर कर लिए हैं। और वहाँ पर अगर हम डेवलपर्स की बात करेंगे तो 42,231 डेवलपर्स के जो रियल इस्टेट्स हैं तो वो उनके वहाँ पे कवर्ड हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 44 सिटीज़ का जो डेटा है वो उनके ऐप के ऊपर अवेलेबल आपको हो जाएगा, वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या फिर है ना रिसर्च एंड कंसल्टिंग हो, ये जितने भी एरियाज होते हैं ये खास करके ये जो आजकल आरईआईटी फंड जा रहे हैं, पीई फंड जा रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी अगर हम देखेंगे तो इनके डेटा में अवेलेबल है। तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये जो आरईआईटी है यानी कि जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ये भी एक तरीके से यहाँ पे भी जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री एज अ होल अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अभी जो कुछ एसेट क्लासेज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तो वहाँ पे कुछ एसेट क्लास से पैसा निकलकर इस एसेट क्लास में जा सकता है। तो देखिए, अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बारे में और अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर हम अभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करेंगे तो 1 लाख स्क्वायर फीट की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और ये कहाँ पर है, तो ये 5.75 एकर्स ऑफ लैंड इन चेन्नई के अंदर ये कंपनी की जो फैक्ट्री है ये बिल्ड हुई है। वहाँ पे कंपनी क्या काम करती है, तो जो डिजाइन से रिलेटेड जो काम होते हैं, जो नए नए सॉफ्टवेयर सर्विसेज से रिलेटेड जो काम होते हैं वो ये कंपनी वहाँ पे ये काम करती है। तो देखिए, अभी कंपनी 2.81 एकर्स की लैंड और यहाँ पे खरीदने वाली है। और एडजेसेंट लैंड मतलब जो अभी उनकी लैंड है उसी के पास में कंपनी और लैंड खरीदने वाली है। तो देखिए, अगर धीरे धीरे अगर एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होता है तो वहाँ पर अगर आपके पास एक प्राइसिंग पावर आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई और उसको कॉपी करने जाएगा वहाँ पे उसको टाइम लग सकता है और आपके पास एक फर्स्ट मोर एडवांटेज वहाँ पे हो जाता है। तो देखिए, ये डेटा पेंडेंस का मेरे ख्याल से थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स हुई है, ये थोड़ा इन लाइन यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है ये सिर्फ एक अकेली ऐसी कंपनी है जो कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक सर्च प्लेटफॉर्म यहाँ पे इस कंपनी का है। देखिए, आपको और भी नजर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से रियल टाइम डेटा की अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से जो आरईआईटी के प्राइसेस वगैरह होते हैं जो इनके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वो एक अलग हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, कंपनी के गुड़गांव में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिस है और बेंगलुरु में भी हमें कंपनी का जो ऑफिस है वो नज़र आता है। यानी कि मेनली अगर हम देखेंगे तो अभी जो मेट्रो सिटीज़ है उनके अंदर ही कंपनी का प्रेजेंस हमें नज़र आता है। अब यहाँ पे कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या, तो देखिए, एक चीज़ आपने हमेशा देखी होगी कि डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी कि जितना ज़्यादा डेटा आपके पास होगा उतने ज़्यादा आपको उतने ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। तो देखिए, एक रियल इस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड प्ले हमें यहाँ पे नज़र आता है। और वहाँ पे भी जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट हमें होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का प्ले है वो भी हमें काफ़ी तरीके से इंप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंपिटिटिव स्ट्रेंथ हमें इस कंपनी का नज़र आता है। एक अच्छी टेक्नोलॉजी ये कंपनी यूज़ करती है। उसके अलावा जो इनकी टीम है वो काफ़ी एफिशिएंट है, यानी कि कम कॉस्ट में अच्छा काम करना। उसके अलावा मार्केट लीडरशिप भी इस कंपनी की है। देखिए, एक देखा जाए तो एक अर्ली मोर एडवांटेज ये कंपनी ले रही है। क्लाइंट इंगेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा है इनके जो ऐप्स वगैरह है तो वहाँ पे, और इनका जो क्लाइंटेल है यानी कि जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी एस्टीम्ड है।
अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए जो टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं उसे इनको अपडेट करना है, तो उसके लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और बिजनेस टू कंज्यूमर, अभी तक जो कंपनी काम कर रही थी वो बिजनेस टू बिजनेस काम कर रही थी, लेकिन अब कंपनी को B2C बिजनेस में भी आना है। और मेन चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आप B2B काम कर रहे होते हो तो आपके पास स्केलेबिलिटी के ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते, लेकिन अब जब आप B2C पे काम करना चालू कर देते हो वहाँ पे आपके पास स्केलेबिलिटी के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, और वहाँ से जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो काफ़ी फिनोमिनल होती है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, तो देखिए मिस्टर समीर जसूजा कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लैक्स में ये नंबर्स हैं। देखिए 27 करोड़ के 2019 में कंपनी के एसेट थे, और अभी 30 सितंबर 2021 के एंड तक कंपनी के 36 करोड़ के एसेट हो चुके हैं। अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए 16 करोड़ का रेवेन्यू, 17 करोड़ का रेवेन्यू, 19 करोड़ का रेवेन्यू, और अभी 6 महीने में कंपनी ने 12 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी कि आने वाले 6 महीने में अगर हम ये इसको बेस मान के चलते हैं तो लगभग 24 से 25 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का पूरे ईयर में हो सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा होगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1920 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद 2021 में जहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव सॉरी फर्स्ट वेव देखी थी, और इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी कंपनी ने 6.92 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 6 महीने में 4.10 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। अगर इसको 6 महीने में ऑन अ बेस बेसिस पे अगर हम लेते हैं तो लगभग 8.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे ईयर में हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की कि इतनी छोटी सी कंपनी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 30% के नेट प्रॉफिट मार्जिन से। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी के अंदर आपके जो मेन जो कॉस्ट थे वो आपकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नज़र नहीं आती है, क्योंकि एक बार आपने टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर दी और वहाँ पे आपके जो नॉर्मली एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि जो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे नज़र आती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, यानी कि जो आने वाला ट्यूसडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और जो फ्राइडे होगा उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 114 रुपये पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है, और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 1200 शेयर्स का लॉट है। और अगर हम देखेंगे तो 31 करोड़ के लगभग का आईपीओ है, जिसमें से 50% का जो कोटा है वो QIB के थ्रू रिजर्व्ड है। अगर हम बात करेंगे तो 35% का कोटा ही रिटेल कोटा है। देखिए 35% तो बहुत ही कम अमाउंट है, यानी कि लगभग 10 करोड़ का ही हमें रिटेल कोटा नजर आता है। और यहाँ पे 15% का ही HNI कोटा है, यानी कि सिर्फ 4.5 करोड़ का हमें HNI कोटा नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिमांड यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और सप्लाई काफ़ी कम है, खास करके रिटेल और HNI साइड में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग आईपीओ हमें नजर आता है। तो देखिए अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो रिटेल कैटेगरी में आप अपने अकाउंट के लिए 1 लॉट से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 लॉट में अप्लाई करने के लिए आपको 1,36,800 रुपीज़ लगेंगे। अगर आपको 1 लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, उसमें आप जितनी चाहे उतनी एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। तो देखिए एट द एंड यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से तो जो टेक्नोलॉजी जो डेटाबेस यहाँ पे आने वाले टाइम पे जो इनकी जो डिमांड होने वाली है वो काफ़ी फिनोमिनल होने वाली है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो 50% का QIB कोटा है और जो डिमांड साइड का जो इक्वेशन हमें यहाँ पे देखेंगे तो डिमांड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है और सप्लाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा हैवी करेक्शन नहीं होते तो वहाँ पे अराउंड 20 से 25% के मिनिमम लिस्टिंग गेन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये मेरा ओपिनियन है, मुझे यहाँ पे लगता है कि 20 से 25% ये आईपीओ ऊपर खुल सकता है, क्योंकि जो कंपनी के नंबर्स हैं, फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री हमें नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि PE एनालिटिक्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।